सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर आबान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले हम खबर शामिल करते हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सरेंडर करने के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में नवाज शरीफ ने मौकिफ अपनाया है कि अदालत पेशी का हुक्म खत्म करके नुमाइंदे के जरिए अपील में पेश होने का मौका दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट तलबी का हुक्म वापस लिया जाए। मियां नवाज शरीफ ने मेडिकल रिपोर्ट्स भी दरख्वास्त के साथ लगाई है। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर लॉरेंस ने तजवीज़ दी है कि कोरोना के दौरान नवाज शरीफ को और भी ज्यादा एहतियात की जरूरत है। इस हवाले से बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान बताएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में तलब किया गया है, जिसके बाद उनके वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि उनके वकील को जो है वहाँ पर आने की इजाज़त दी जाए और उसके साथ ही साथ उनकी हेल्थ के हवाले से भी एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ लगा हुआ था, जिसके मुताबिक डॉक्टर डेविड लॉरेंस और डॉक्टर फयाज शवाल की जानिब से जो रिपोर्ट तैयार की गई है, रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत को रश वाली जगहों पर जाने से मना, इन्हें जो है वो सफर करने से मना किए, एयरपोर्ट जहाज तक के सफर या मना किया गया, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म के लिए एयरपोर्ट जहाज तक के सफर या रश वाले मुकामात पर जाना खतरनाक साबित हो सकता है। जबकि नवाज शरीफ का लंदन में इलाज होना बेहतर है, क्योंकि लंदन में डॉक्टर्स इनकी मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं, इन्हें किसी आम मरीज की निस्बत से ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। मेडिकल रिपोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फयाज शवाल ने लिखा है कि नवाज शरीफ के सेहत को सख्त खतरात लाहक है, क्योंकि वो पहले से ही ज़हनी दबाव का शिकार है। मुस्लिम लीग नून के कायद अब भी इंजाइना के मर्ज में मुब्तला है। साबिक वज़ीर आज़म की जल्द एंजियोग्राफी की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जाने से पहले इनकी एंजियोग्राफी होना इंतहाई ज़रूरी है। साबिक वज़ीर आज़म की रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि एंजियोग्राफी में ताखीर कोरोना की वजह से हुई, जबकि कोरोना वायरस के दौरान नवाज शरीफ को। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एडिशनल आईजी IAB बैठे हुए हैं, ये इमीडिएटली खुद ही एक्शन लेंगे। इनको तफवीज़ करने की इंक्वायरी ज़रूरत नहीं होगी, ये खुद ही एक्शन लेंगे, खुद ही इंक्वायरी करेंगे और उसमें पर्चा है तो पर्चा देंगे, अरेस्ट करने हैं अरेस्ट करेंगे, इंक्वायरी करनी है, जो कुछ करना है और उसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम इन्हीं को सारे का सारा इख्तियार इन्हीं के पास होगा कि वो जो हमारी इस तरह की चीज़ें वो उन चीज़ों को इंशाल्लाह होती है जिससे पुलिस की बेइज्जती होती है, वो उन चीज़ों को इंशाल्लाह हम रोकने में कामयाब होंगे। There are any questions? We are open to questions. मैं बात ये करूँगा कि जिस तरह एक एपिसोड चली है 2 दिन पहले या 72 घंटे पहले जो एपिसोड चली है, उस एपिसोड के हवाले से बात करूँगा कि आप किस तरह कंफर्टेबल होंगे उस अफसर के साथ जिसकी वजह से ये एपिसोड चली। और नंबर 2, ये आप इस तरह सारे ऑफिसर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यही ऑफिसर्स कल यहाँ बैठ के किस कानून के तहत मीटिंग कर रहे थे। कल वर्किंग डे था, कल ये अपने डिस्ट्रिक्ट जो इजला थे, कल जो इनकी रेंजेस थी, ये छोड़ के उन्होंने कल यहाँ पे मीटिंग की और यहाँ पे फैसला किया गया कि अगर उन्होंने IG पंजाब का हुक्म नहीं माना तो हम भी नहीं मानेंगे। लाहौर पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे, तो ये किस तरह चलेगा? तो ये तो एक कश्मकश नहीं चल पाई, किस तरह आप कंफर्टेबल होंगे उनके साथ काम करने में? अच्छा, क्वेश्चन ये भी है सर कि जो मीटिंग हुई है कल, उस हवाले से बताएं कि जो गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट है वो एक्शन ले रही है इसमें, इस तरह ये ऑफिसर्स ने इकट्ठे होकर ये किस तरह ये मीटिंग की है? जी पहले आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। पहले आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मैं प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर हूँ, ठीक है, और मैं आई एम ए लॉयर बाय एजुकेशन, कानून का तालिब इल्म हूँ, ठीक। प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर पंजाब के नीचे पंजाब के तमाम पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स आते हैं। ये पुलिस ऑर्डर यही कहता है और हम उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी पे चल रहे हैं और उसी पे चलते रहेंगे। सो CCPO लाहौर उसी तरीके से मेरा मातहत है जैसे RPO शेखुपुरा है या RPO मुल्तान है, इसमें उसमें कोई भी दूसरी बात नहीं है। और जनरल पुलिस एरिया अगर आप उसको देखते हैं तो उसमें जी वो तो बात यह है कि आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन अगर आप जनरल पुलिस एरिया की तारीफ पढ़ें तो उसमें तमाम सिटी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, उसमें CPOs की भी बात होती है, उसमें CCPOs की भी बात होती है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे अंडर द कमांड ऑफ द प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर ड्यूटीज परफॉर्म देंगे, ठीक है।
सो अगर आप पूरा उसको पढ़ते हैं तो वो बड़ा उसमें क्लियर है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कंफर्टेबल होने की बात है, हम सारे के सारे सरकारी मुलाजिम हैं, ठीक है, और हम बाय चॉइस कहीं पर भी नहीं जाते। सरकार ने मुझे पोस्ट किया है, ठीक, ये इन अफसरों को भी सरकार ने पोस्ट किया है और उनको भी सरकार ने पोस्ट किया है। उनकी अपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से अच्छे तरीके से अगर ओहदा बरा होंगे, अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे, मैं उनके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई उसमें इशू नहीं है। अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे जो CCPO लाहौर की ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, तो ना मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कंफर्टेबल नहीं होगी। अगर मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुझसे कंफर्टेबल नहीं होगी। सो हम जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, भले वो फील्ड के ऑफिसर्स हैं या स्टाफ ऑफिसर्स हैं, हमारी अपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसके लिए सरकार हमें पोस्ट करती है, हमें तनख्वाह देती है और हम वो करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसमें मुझे कहीं पर भी किसी से भी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक आपने मीटिंग की बात की, बात यह है कि ये सेंट्रल पुलिस ऑफिस है, ये इन तमाम अफसरान का घर है। यहाँ पे बैठ के अगर ये आपस में मिलते हैं, कोई भी बात करते हैं, ये इनका इंटरनल प्रोरोगेटिव है। अगर इन्होंने कोई यहाँ पे मीटिंग की है, ये इनका इंटरनल अफेयर है। हाँ, अगर कोई अफसर बाहर निकलता है, सड़क पे जाता है, सड़क बंद करता है, उस पर वही कानून लागू होगा जो किसी आम पब्लिक पे लागू होता है। सरकारी मुलाजिम हैं, अगर ये बाहर जाते हैं, कोई सड़क ब्लॉक करते हैं, कोई इस तरह की करते हैं, फिर भी अगर ये हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं और ये कहते हैं कि जी हम नौकरी नहीं करते, ये कहना एक चीज़ है। आज सारे के सारे यहाँ पे अभी इस वक्त भी आपके पास बैठे हुए, इसके से पहले भी बैठे हुए थे। सो किसी अफसर ने अभी तक इस तरह की कोई बात, जिनसे मैं मिला हूँ सुबह से, किसी ने ऐसी बात नहीं की। और इसके बाद अगली भी हमारी मीटिंग है, नेक्स्ट हम फील्ड ऑफिसर से भी मीटिंग करेंगे। सो ये एक वक्ती इंसान को होता है और जो उस वक्त भी बात थी वो किसी ने ये बात नहीं की थी और मेरे इल्म में भी है कि किसी ने फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मुताल्लिक बात नहीं की थी। उस वक्त भी बात यही थी कि जी हम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इस सिलसिले में इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट करें, और वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ये रिक्वेस्ट करने की बिल्कुल जी। तारिक मसूद यासीन साहब मेरे बैचमेट हैं, मैं, अजहर और तारिक मसूद यासीन साहब हम तीनों बैचमेट्स हैं, ठीक है। और आप सारे पढ़े लिखे हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़े होंगे, एक रोल नंबर होता है, ठीक है, किसी का 5 होता है, किसी का 6 होता है, किसी का 7 होता है, ठीक है। सो वो उस रोल नंबर में मुझसे आगे हैं, अदरवाइज वी आर बैचमेट्स। अगर तारिक मसूद साहब या कोई भी अफसर कंफर्टेबल किसी के साथ भी नहीं होता, स्पेशली इस सीनियरिटी का अफसर ग्रेड 20, 21, 22 का, तो उसको हक है कि वो ये कहे कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो उनका हक है कहना, और हम इंशाल्लाह जहाँ पे वो कंफर्टेबल होंगे हम वहाँ पे उनको एडजस्ट करेंगे। जहाँ तक सीनियर या जूनियर की बात है, मैं ये क्लियर कर दूँ, कैप्टन जफर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुझसे 2 बैच सीनियर हैं। ये 15th कॉमन के 1 मिनट में पूरा जवाब दे दूँ। सो कैप्टन जफर साहब मेरे साथ बैठे हुए, मुझसे 2 बैच सीनियर हैं। मुझे इज्जत दी है कि मेरे साथ काम करने पे इनको कोई इशू नहीं है। अजहर मेरा बैचमेट है, मेरा साथी है, मेरा भाई है। सो हम ये नौकरी आप बाकी भी सूबों में देखेंगे या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे, कहीं पर भी ये नहीं होता कि जी वो एक आध बैच सीनियर जूनियर भी कर लेते हैं। तारिक मसूद साहब इज ए ब्रदर ऑफिसर, कोई इस तरह का इशू नहीं है जी। सर इसमें सियासी बात करते हैं, 20 को एपीसी होनी है, 20 को एपीसी होनी है और एपीसी में फैसले किए जाने हैं कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ने निकलना है। तो वो जलसे जुलूस रैलियां जो होंगी उस पर आपकी क्या हिकमत अमली होगी? आप थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो सियासी पारा है वो काफी हाई होना, लेकिन वो आनी सर्दी है, लेकिन सियासी पारा जो वो हाई होगा, तो आपका पारा कैसा रहेगा? आपको बताएं कि आईजी पंजाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि तोशा खाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट जारी कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने जायदादों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। इसी हवाले से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए।
اسلام آباد کے احتساب عدالت میں میگا منی لانڈرنگ اور توشخانہ ریفرنسز پر جج اصغر علی نے سماعت کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اپنی ہمشیرہ اور صاحبزادی آصفہ بھٹو کے ہمراہ پیش ہوئے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر ملزمان نے بھی حاضری لگائی۔ توشخانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران جج نے کہا کہ پہلے نواز شریف کا کیس الگ کریں گے، پھر دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت نے آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، عبدالغنی مجید اور انور مجید پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ جج نے کہا کہ 7 روز میں نواز شریف کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات پیش کی جائیں۔ عدم پیشی پر سابق وزیر اعظم کی جائیداد منجمد کر دی جائے گی۔ دوران سماعت یوسف رضا گیلانی روسٹرم پر آئے اور کہا کہ انہوں نے کبھی رولز کے خلاف کام نہیں کیا، قانون کے مطابق جو سمری آئی اسے منظور کیا۔ جج کا کہنا تھا کہ یہ باتیں آپ ٹرائل کے دوران بتانا، ابھی کیس کے میرٹ پر بات نہیں کر رہے۔ عدالت نے سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر سابق صدر سے صحافی نے سوال کیا کہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ وہ آپ کو گھسیٹیں گے، کیا آپ نے معاف کر دیا؟ سابق صدر نے کہا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، نواز شریف اپنے ذمہ دار خود ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا توشخانہ کیس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے پر اظہار افسوس۔ انہوں نے کہا کہ اپنی اہلیہ کو مرتا ہوا چھوڑ کر عدالت کے حکم پر سر جھکانے والے نواز شریف کے بارے میں یہ حکم افسوسناک ہے۔ پاکستان کو جوہری قوت بنانے والے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے بارے میں یہ حکم سن کر عوام کو دلی دکھ ہوا ہے۔ نواز شریف نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ قانون، عدالت اور احتساب کا سامنا کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا توشخانہ کیس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے پر اظہار افسوس۔ انہوں نے کہا کہ اپنی اہلیہ کو مرتا ہوا چھوڑ کر عدالت کے حکم پر سر جھکانے والے نواز شریف کے بارے میں یہ حکم افسوسناک ہے۔ امریکی بعد خوش آمدید کہیں گے۔ کراچی میں کم عمر بچوں کے اغوا ہونے کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ تھانہ سہراب گوٹ کے قریب گلہوم سے 3.5 سالہ بچی کو گھر کے باہر سے مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ دانیال سید بتائے گا پولیس کیا کہتی ہے، اس حوالے سے کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکی؟ جی دیکھیں، بالکل کراچی کے علاقہ سہراب گوٹ ہے جہاں پر آج صبح 9 بجے کے قریب یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ 3 سالہ ننھی سائرہ ہے جسے اغوا کیا گیا ہے، اور ننھی سائرہ کے اغوا کا مقدمہ تھانہ سہراب گوٹ میں ان کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ اور جو والد ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی اپنے دیگر دوستوں کے ہمراہ، بچیوں کے ہمراہ چپس لینے زرخان چوک کے سہراب گوٹ کے قریب گئی تھی۔ 9:30 بجے کے قریب دیگر بچیوں نے آ کر اطلاع دی کہ سائرہ کو سیاہ کار میں سوار ملزمان نے اغوا کیا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے، جس کے بعد اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے علاقے کی ناکہ بندی کی ہے اور اس بچی کی تلاش کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ ساتھ ہی جو اہل خانہ اور عزیز ہیں ان سے بھی اس حوالے سے تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے دانیال، شکریہ آپ کا۔ کراچی میں پرانی سبزی منڈی میں 6 سالہ بچی مروہ قتل کیس کے بعد پولیس نے 31 مشتبہ افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کے لیے سیمپل حاصل کر لیے ہیں۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں، سمر عباس ہمارے ساتھ ہیں۔ سمر بتائے گا اب تک کارروائی کہاں تک پہنچی؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں 4 ستمبر بروز جمعے کے روز لاپتہ ہونے والی مروہ کی لاش 6 ستمبر کی درمیانی شب ملی تھی، جس کے بعد پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا اور مقدمے کے اندراج کے بعد اب تک 31 افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ لے لیے گئے ہیں، جبکہ جن مشتبہ افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ لیے گئے ہیں ان میں قریبی عزیز بھی شامل ہے اور محلے دار بھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد قاتلوں کو گرفتار کر لیں گے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ کا انتظار ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جو بچی کے والد عمر صادق ہیں، رکشہ ڈرائیور اور طویل عرصے سے اسی علاقے میں رہائش پذیر ہیں، پولیس دیگر زاویوں پہ بھی تفتیش کر رہی ہے اور جو علاقے کے مشتبہ افراد ہیں ان سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے سمر عباس، تفصیلات کے لیے شکریہ۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی چارج سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کے سوالات پر ناراض ہو گئے اور پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں، ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار شلوانی چارج سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس کے دوران ہی صحافیوں کے سوالات پر ناراض ہو گئے اور پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے۔ کا کہنا ہے کہ کراچی منصوبوں
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि कराची मंसूबों पर सियासत करने का वक्त नहीं है। ये सियासत और ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलेगी। मैं मान गया 750 अरब रुपए सिंध हुकूमत का है। सिंध हुकूमत इन मंसूबों पर अब काम शुरू करे। मैं मान गया 750 अरब है उनका, शुरू करो कल से यार। कराची इंतजार कर रहा है भाईजान। ये सियासत जो है ना ये नहीं चलेगी अब, और ये जो है ड्रामेबाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों करेंगी, दोनों का मैं बोल रहा हूँ कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काम करो जाके भाईजान ग्राउंड के ऊपर। कराची चलते हैं, मुझे केसीआर दिखा दो जमीन पे किधर है, K4 दिखा दो जमीन पे किधर है, ग्रीन लाइन किधर है, S3 किधर है, ये मुझे दिखा दो अगर पुराने हैं तो। सर ये पुराने हैं बातों के अंदर, ये सिर्फ बातें होती रही हैं। अब हम कह रहे हैं इनको काम करने के लिए। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कहना है कि स्टेट बैंक ने कारोबारी हजरात को ट्रफ की शक्ल में बड़ी स्कीम दी है। स्कीम के तहत ताजिर 30 मार्च से पहले एलसी खोलें तो शरह सूद 5% होगी। इंटरेस्ट रेट 13% से कम करके 7% करने से 470 अरब रुपए सालाना बचत हुई है। हमने रोजगार स्कीम मुतारिफ करवाई है ताकि सस्ता कर्जा फराहम किया जाए। वो फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक स्कीम जो कि हमने इंट्रोड्यूस की, इसका शायद आप जानते हो, और अगर नहीं जानते तो मैं चाहता हूं कि आप जान जाएं और उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि उस स्कीम पे एक एक्सपायरी डेट है, और वो एक ऐसी एक्सपायरी डेट है कि जब वो नज़दीक आएगी और अगर आप आए और आपने कहा कि उसको एक्सटेंड करें तो वो मैं नहीं कर सकता। उस स्कीम का नाम है टर्फ, टेम्पररी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी। 30 मार्च से पहले अगर आप एलसी खोलते हैं, अभी 6 महीने हैं 30 मार्च में, अगर आप एलसी खोलते हैं तो आपको टर्फ के थ्रू मैक्सिमम बैंक से 5% पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मिलेगी। खबरें और भी हैं मगर 9 सितंबर 1965 की जंग में सियालकोट में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले पाक फौज के नायब सूबेदार जीवन खान शहीद की 55वीं बरसी आज उनके आबाई इलाके कला दीदार सिंह में मनाई जा रही है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं शेख एहसान इलाही हमारे साथ हैं। जी एहसान। जी, मुल्क कौम के बहादुर सपूत जीवन खान जो 1965 की जंग में नहायत बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया, आज उनकी 55वीं बरसी इंतहाई अकीदो एहतराम से मनाई जा रही है। और आज अभी हम उनकी फैमिली जल्लन में जो गुजरांवाला का नोहाई कस्बा है, हम उधर मौजूद हैं। आज उनके बेटे से हम उस बारे में पूछते हैं कि उनके क्या तासरात हैं। हमारे वालिद साहब 1965 की जंग में चविंडा के महाज पर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए, और हम उनकी शहादत पर हर साल 9 सितंबर को उनकी बरसी मनाते हैं, गुराबा में खाना तकसीम करते हैं, और हमें बहुत फ़ख्र है उनकी शहादत पर। और हमारा खून हर वक्त मुल्क व कौम की खातिर हाज़िर है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम अपना खून देने से दरेग नहीं करेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कि उनके बेटे, उनके हौसले बहुत बुलंद हैं, वो मुल्क व कौम के लिए अपनी जान। बहुत शुक्रिया आपका। स्क्रंट से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के सिपाही नज़ीर अहमद खानज़ादा शहीद की आज 55वीं बरसी मनाई जा रही है। नज़ीर अहमद ने वाहगा सेक्टर पर बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इस सवाल से बताएंगे हैदर खानज़ादा। जी हैदर। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। 9 सितंबर 1965 को जो है वो नज़ीर अहमद खानज़ादा जो सकरन के नवाईगा उस आबरों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने वागा सेक्टर पे जो है वो जाम शहादत नोश किया था, और इंडियन आर्मी को जो है उनके दांत जो है वो खट्टे कर दिए थे। इस वक्त हम उनके अहले खाना के साथ मौजूद हैं नवाई गाँव साबरों के अंदर, हम उनके फ़र्जंद खलील अहमद खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारे अब्बू ने जो है ना मुल्क की खातिर, अपनी कौम की खातिर जो है ना जान दी, और आर्मी ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया रखा। मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला हम अब भी मुल्क और कौम के साथ हैं। जी बिल्कुल, इनका जज्बा भी जो है वो सुपर सीना है, और 55वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है नज़ीर अहमद खानज़ादा की, और इनके फर्जन का कहना है कि अगर आज भी मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो वो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
जेलम के इलाके दीना से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सूबेदार मोहम्मद गुलजार ने 1965 के पाक भारत जंग में जामे शहादत नोश किया। शहीद सूबेदार मोहम्मद गुलजार के नवासे को नाना की शहादत पर फख्र है। शहीद के नवासे का क्या कहना है, बता रहे हैं असद आवान। जी असद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमारे 1965 की जंग में शहीद होने वाले सूबेदार मोहम्मद गुलजार जो हैं उनके नवासे के साथ मौजूद हूँ। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। मोहम्मद गुलजार जो हैं वो चविंडा के मकाम पर दुश्मन के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए थे। अभी हम उनके नवासे के साथ खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में क्या कहते हैं। जी, उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो पाक फ़ौज और पाकिस्तान की खातिर जो है अपनी जान का नजराना पेश करें और उनकी ये ख्वाहिश रंग लाई और पाकिस्तान की खातिर उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। आज हमें बहुत फ़ख्र है अपने नाना जी के इस मार्के से। हाँ जी बिल्कुल, ये आपने जाना कि सूबेदार मोहम्मद गुलजार जो उनके नवासे थे और इनका कहना ये था कि हमें फ़ख्र है कि हमारे नाना ने पाकिस्तान की खातिर जान का नजराना पेश किया। बहुत शुक्रिया आपका, एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।